नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पीआईबी वन शॉट देखने वाले हैं, यानी कि एक वीडियो में पूरे मंथ का पीआईबी न्यूज़ को हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ों का जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आपको वीडियो देखते समय कोई चीज़ का भी डाउट ना हो। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। पूरे मंथ का जो भी रेलेवेंट पीआईबी न्यूज़ है उसको मैंने यहाँ पर कवर कराया है, ठीक है, लेकिन हैंड रिटन फॉर्मेट में कवर कराया है, यानी कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा जिससे चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। मैंने हर एक रेलेवेंट न्यूज़ को रखा है, कोई भी रेलेवेंट न्यूज़ को हटाया नहीं है। अगर आपको पीआईबी का डिटेल वीडियो देखना है तो डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे जब जाओगे आप और उसके बाद फिर आप एक प्लेलिस्ट चेक करोगे संकलन 2.2, ठीक है, संकलन 2.2, जिस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए हर एक करंट न्यूज़ को हम लोग कवर करा रहे हैं, करंट अफेयर्स को कवर करा रहे हैं। ये हमारा करंट अफेयर्स का बैच है, वहाँ से आप पीआईबी का डिटेल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्मेट में चीज़ों को कवर कराया है, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि हैंड रिटन से आप समझ लो, याद कर लो और पीआईबी न्यूज़ को एक बार रीड कर लो। जो भी पीआईबी न्यूज़ है वो आपको पीडीएफ में मिलता है और उसका टेक्स्ट आपको रीड करना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हैंड रिटन नोट्स तो आएगा नहीं, एग्जामिनेशन में आएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट आपको समझने के लिए एक बार पीडीएफ रीड करना जरूरी है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेगा या फिर हमारे वेबसाइट के अंदर मिलेगा। हमारे वेबसाइट का नाम या फिर ऐप का नाम है आर्यन ग्रेड बी, ठीक है, आर्यन ग्रेड बी। आर्यन ग्रेड बी के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में आप जाकर के कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस वाले वीडियो का भी पीडीएफ मिल जाएगा और बाकी बहुत सारे क्लासेस का भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल है और वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। कोई भी चीज़ आपको एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको डिस्काउंट चाहिए या फिर आपको डिटेल लेना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप हैंडल है वो है 8340613896, ठीक है। तो ये छोटा सा जानकारी था जो कि आपको लेना जरूरी था। आप हमारे ऐप के अंदर जब भी ऐप डाउनलोड करोगे, गूगल प्ले स्टोर में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एक संकलन 2.0 का बैच भी मिलेगा। उस बैच में हम लोग आरबीआई ग्रेड 2026 के लिए जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करा रहे हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस का मिसलेनियस पोर्सन है, ठीक है। उसके बाद पीआईबी न्यूज़ है, आरबीआई सर्कुलर्स है, रिपोर्ट्स है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, टेस्ट, मेंटरशिप, सब आपको मिलता है इसी संकलन बैच के अंदर, संकलन 2.0 के अंदर, जो कि आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगा। वेबसाइट में या फिर iOS में आपको किस तरह से एक्सेस करना है उसके लिए आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अभी स्टार्ट करो वीडियो देखना और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि किस तरह से आपको ये वीडियो लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, ठीक है। हाउस होल्ड कंजम्पशन को लेकर के जो सर्वे हुआ था उसका जो हेल्थ डेटा निकला था, उसी हेल्थ डेटा को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले मंथ में आपको ये रिपोर्ट पढ़ाया था। ये जो रिपोर्ट मैंने आपको पिछले मंथ पढ़ाया था, इसी रिपोर्ट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी आया है, उसको अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन हेल्थ डेटा, ये हेल्थ डेटा को ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा डेटा और आया है, उसको देखते हैं। क्या कहा गया? सबसे पहले मीडियन आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर पर हॉस्पिटलाइजेशन। हर बार हॉस्पिटलाइजेशन होने पर मीडियन आउट ऑफ पॉकेट कितना एक्सपेंडिचर आपका होता है? तो 11,285 रुपया होता है। और मीडियन आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर पर हॉस्पिटलाइजेशन इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कितना होता है? सिर्फ 1100 रुपया होता है। मीडियन आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर पर आउट पेशेंट केयर इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कितना होता है? 0 रुपया होता है। मतलब कि हमारे पैकेज से कितना पैसा जाता है जब हम लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं? तो 11,285 रुपया होता है। अगर हम लोग सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो कितना रुपया लगता है? 1100 रुपया लगता है। अगर हम सरकारी अस्पताल में जाकर के हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो आउट ऑफ पॉकेट कितना खर्चा लगता है? 1100 रुपया। और अगर हम लोग सिर्फ डॉक्टर दिखाने के लिए गए हैं और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में गए यानी सरकारी अस्पताल में गए हैं तो कितना रुपया लगेगा? 0 रुपया लगेगा, ठीक है। इसके बाद कितना प्रतिशत पॉपुलेशन है जो कि ये रिपोर्ट किया है कि कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है? रूरल एरियाज में 12.2%, अर्बन एरिया में 14.9%, ठीक है, और ओवरऑल 13.1%, ठीक है। इसके बाद कितना प्रतिशत ऐसा लोग है जो कि गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है? तो अर्बन एरियाज में
31.8%, रूरल एरियाज में 45.5%। ठीक है, दूसरा न्यूज़ देखते हैं। दूसरा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इसको सब पहले समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये है जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये जो आपको यह व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट है। ठीक है, जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है वो इसी रूट के तौर पर जाता है, और इनके बीच में कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है जहां पर कुछ सामान यहाँ पर उतर जाता है और उसके बाद फिर छोटा छोटा पोर्ट के अंदर वो सामान जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है? जब मेन ट्रेड रूट के बीच में कोई एक बड़ा सा पोर्ट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में से अलग अलग जगह में सामान जाता है, और छोटे छोटे बोट से अलग अलग जगह पे सामान जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये जो एरिया है, ये जो रास्ता है, ट्रेड रूट है, ये हम लोग के अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, उसके पास से ही गुजरता है ये रास्ता। तो हम लोग चाहते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड में से जो सबसे छोटा वाला एरिया है, सबसे नीचे वाला एरिया है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, उस ग्रेट निकोबार आइलैंड में हम लोग एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कोलंबो पोर्ट है, वैसे ही हम लोग यहाँ पोर्ट बनाना चाहते हैं, ताकि ये जो इंटरनेशनल रूट है उसके बीच में हम लोग का एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो, ताकि हम लोग आराम से एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, और हम लोग को किसी दूसरे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ठीक है, इसके लिए हम लोग ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर पोर्ट बनाना चाहते हैं। सिर्फ हम लोग पोर्ट नहीं बनाना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग एक एयरपोर्ट भी बनाना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग पावर प्लांट भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पोर्ट बनाएंगे तो पोर्ट में बिजली कहाँ से आएगा? पावर प्लांट से आएगा, तो पावर प्लांट बनाना पड़ेगा। अब इंडिया से कुछ लोग जाएंगे वहाँ पर काम करने के लिए, तो उसके लिए टाउनशिप रहना चाहिए, तो वहाँ पर टाउनशिप भी बनेगा। साथ में ग्रेट निकोबार आइलैंड में एरोप्लेन भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी भी तो ज़रूरत है। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर जा पाए, इंडिया के साथ कनेक्शन बन पाए आइलैंड और इंडिया के बीच में, तो वहाँ पर एरोप्लेन भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट भी बनेगा। तो ये सब बनने के लिए हम लोग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये इंटरनेशनल रूट के बीच में पड़ेगा, और इंटरनेशनल रूट के बीच में अगर पड़ेगा और वहाँ पर अगर हम लोगों ने बना लिया है कोई पोर्ट, तो वो इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये बहुत नज़दीक है मलक्का स्टेट से। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम लोग ग्रेट निकोबार के अंदर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना रहे हैं गलेथिया बी नाम के एक जगह पे। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रहेगा, जहाँ पर कॉमर्शियल एयरलाइंस भी आएगा और मिलिट्री एयरलाइंस भी आ सकेगा, यानी इंडिया का कंट्रोल भी वहाँ पर और अच्छे से बन सकेगा। टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट भी होगा वहाँ पर, क्योंकि अगर लोग जाएंगे इंटरनेशनल पोर्ट के पास, तो वहाँ पर रहेंगे भी, कुछ लोग रहेंगे, तो वहाँ पर टाउनशिप भी चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, मॉल्स चाहिए, तो इसके लिए टाउनशिप एरिया भी डेवलप होगा। पावर प्लांट भी वहाँ पर बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कंसर्न है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर निकोबारीज ट्राइब रहता है और शॉम्पेन ट्राइब रहता है। तो उन लोग का संख्या अराउंड 400 से 500 के बीच में है। वो न्यू चिंगन और राजीव नगर के पास रहते हैं। उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, और उन लोगों को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अलाइंड है विद शॉम्पेन पॉलिसी एंड जरावा पॉलिसी। ये जो प्रोजेक्ट है इसका 3 फेज होने वाला है, 2025 से 35 तक पहला फेज, दूसरा फेज 2036 से 41 तक, तीसरा फेज 2042 से 47 तक। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूज़ है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। अभी इसको इशू कर दिया गया है और ये चलने वाला है 31 मार्च 2027 तक। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो गारंटी देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो आगे लोन दे सके। किसको? एमएसएमई को, नॉन एमएसएमई जिसका एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसको, और शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस। देखो, इन तीनों को इमरजेंसी में लोन चाहिए होता है, क्योंकि इन लोग को इन लोग का लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो इमरजेंसी के टाइम पे इन लोग को लोन मिल सके, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, गारंटी देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि आगे तुम लोग लोन दो। तो कितना गारंटी देता है ये समझ लो। तो एमएसएमई, नॉन एमएसएमई और शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन, इन लोग को गारंटी तभी मिलेगा जब इन लोग का स्टैंडर्ड अकाउंट होगा, यानी कि एनपीए नहीं होगा, सब स्टैंडर्ड भी नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड अकाउंट होगा। कितना गारंटी मिलेगा? तो एमएसएमई के केस में 100% गारंटी मिलेगा, और लोन का ड्यूरेशन 5 साल का होना चाहिए विथ 1 ईयर मॉरेटोरियम।
ठीक है। नॉन एमएसएमई जिसका एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसका गारंटी 90% हम लोग दे रहे हैं। साथ में इसका 5 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए विथ 1 ईयर मॉरेटोरियम। इसको एडिशनल क्रेडिट भी मिलेगा अप टू 20% ऑफ द पीक वर्ल्ड वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल 50 करोड़ का इसका वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, और ये लास्ट क्वार्टर में Q4 ऑफ FY26, ठीक है, इस क्वार्टर में ये मैक्सिमम 40 करोड़ का वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज किया है, तो 40 करोड़ का 20% तक इसको एडिशनल क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 100 करोड़। यानी कि आपको 20% का वर्किंग, जितना भी आपने पीक वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज किया है उसका 20% आपको एडिशनल क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 100 करोड़, ठीक है। इसके बाद फिर आपको, अगर आप शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन है तो उस समय गारंटी आपको 90% मिलेगा। उस समय ड्यूरेशन जो है वो 7 साल का होगा विथ 2 ईयर मॉरेटोरियम। कितना मैक्सिमम इसमें आपको लोन मिल सकता है? 1500 करोड़ पर बरोबर, ठीक है। अगला अगर देखते हैं, इंडिया का टेक्सटाइल विजन 2030 ये कहता है कि टेक्सटाइल मार्केट जो है $250 बिलियन हम लोग को करना है, एक्सपोर्ट जो है वो $100 बिलियन करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि फार्म से हम लोग फाइबर तक पहुंचे, फाइबर से हम लोग फैक्ट्री तक पहुंचे, फैक्ट्री से हम लोग फैशन तक पहुंचे, और फैशन से हम लोग फॉरेन तक पहुंचे। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फार्म एरिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी लेकर के आए हैं। देखो, हम लोग के पास एक विजन है कि हम लोग को टेक्सटाइल मार्केट के अंदर बहुत सारा एक्सपोर्ट करना है। तो उस विजन तक पहुंचने के लिए बहुत सारा मिशन आपस में आएगा। तो पहले हम लोग का मिशन कौन सा है? मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग जो अपने देश में कॉटन उगाते हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। हम लोग जो बीज से कॉटन उगाते हैं बहुत कम कॉटन उगता है, हम लोग ज़्यादा कॉटन उगाना है, फार्मर्स का इनकम को और बूस्ट करना है। इसीलिए हम लोग ये मिशन लेकर के आए हैं, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये जो है ये 2026-27 से लेकर के 30-31 तक चलेगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इन दोनों मिल करके लाया है। इसमें हम लोग का टारगेट है कि हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को डेवलप करेंगे ताकि प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा सके। साथ में फार्मर्स को हम लोग सिखाएंगे लेटेस्ट क्रॉप टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से हम लोग लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखो, बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी होता है लेटेस्ट, उसको हम लोग सिखाएंगे फार्मर्स को ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। फार्मर्स को हम लोग ट्रेनिंग देंगे थ्रू किसान विज्ञान केंद्र एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। कुछ टारगेट रखा गया है इस मिशन के अंदर। क्या क्या टारगेट रखा गया है? कि हम लोग को 2031 तक 498 लाख बेल्स का प्रोडक्शन कर देना है कॉटन का। अब एक बेल जो होता है वो 170 केजी लिंट कॉटन के बराबर होता है। लिंट कॉटन का मतलब क्या होता है? जो कॉटन का जो रुई होता है ना, वो रुई जब 170 केजी होगा तो एक बेल बनता है। तो हम लोग का टारगेट है कि 2031 तक हम लोग 498 लाख बेल्स का उत्पादन कर दें। इसके साथ साथ हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। अब ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 440 केजी का ही हम लोग कॉटन उगा पाते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग 755 केजी पर हेक्टेयर तक लेके जाएं। साथ में हम लोग कस्तूरी कॉटन भारत, इसके अंदर जो बेस्ट कॉटन होता है उसको सर्टिफाई करते हैं ताकि वो आराम से एक्सपोर्ट हो सके। इसके बाद हम लोग का टारगेट है कि थ्रैश को हम लोग रिड्यूस कर सके लेस देन 2%। मतलब कि जब भी हम लोग कोई भी कॉटन उगाते हैं तो कॉटन में बहुत सारा कचरा भी रह जाता है, जैसे कि कॉटन का पत्ता, कॉटन का स्टेम। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो कचरा है ये 2% से कम ही रहना चाहिए ताकि क्वालिटी कॉटन बन सके, ठीक है, सिंपल। हम लोग टेक्सटाइल विजन के लिए बहुत सारा मिशन लेकर के आए हैं। एक मिशन कौन सा है? मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, जिससे कि कॉटन का प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि HYV सीड्स डेवलप कर रहे हैं। नया नया क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को सिखा रहे हैं थ्रू किसान विज्ञान केंद्र और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। साथ में हम लोगों ने टारगेट किया है कि 2031 तक 498 लाख बेल्स हम लोग प्रोडक्शन कर देंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, 440 केजी पर हेक्टेयर से बढ़ा करके 755 केजी पर हेक्टेयर कर देंगे। साथ में हम लोग ग्लोबली प्रमोट करने के लिए हम लोग एक सर्टिफिकेशन भी लेकर के आए हैं कस्तूरी कॉटन भारत का। साथ में जो थ्रैश है उसका रिडक्शन करना है हम लोग को, और कितना करना है? लेस देन 2%। इसके बाद अगला न्यूज हम लोगों ने क्या देखा कि बिग कैट्स जो होते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये सब क्या होते हैं? ये सब बिग कैट्स होते हैं। ये होते हैं एपेक्स प्रीडेटर्स। ये फूड चेन को बैलेंस करने में मदद करते हैं, लेकिन अभी इसका पॉपुलेशन बहुत कम हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका पॉपुलेशन कम ना हो। इंडिया ने 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल सेलिब्रेट किया, और उसी सिनेरियो में, मतलब उसी समय
एक अलायंस चालू किया इंडिया ने, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और वहां कहा गया कि हम लोग कुछ कंट्री आपस में मिलेंगे और उसके बाद 7 बिग कैट्स का कंजर्वेशन करेंगे। 7 बिग कैट मतलब कि लायन, टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये 7 बिग कैट्स का हम लोग रखवाली करेंगे। ठीक है, इनको हम लोग बचाएंगे। बचाएंगे क्यों? क्योंकि अगर ये बचेंगे तो फूड चेन भी कंट्रोल होगा। ठीक है, और काफी हम लोग को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का अलायंस बना, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका प्रेसिडेंट मिस्टर भूपेंद्र यादव है, डायरेक्टर जनरल इसमें एसपी यादव है। और इसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि 7 बिग कैट्स का कंजर्वेशन करना है। 7 बिग कैट क्या क्या है ये याद रखना: टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। ये जो अलायंस बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके अंदर कितना मेंबर है? तो अभी फिलहाल 24 मेंबर है और 3 ऑब्जर्वर है। ये मेंबर करेंगे क्या? ये मेंबर आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे ताकि कंजर्वेशन हो सके, आपस में फंडिंग देंगे ताकि कंजर्वेशन हो सके, आपस में रिसर्च करेंगे किस तरह से हम लोगों को कंजर्व करना है इन 7 बिग कैट्स को, है ना। इंडिया कितना फंडिंग दे रहा है? 150 करोड़, 150 करोड़ रुपया देगा फॉर FY24 टू FY28। ठीक है, तो अभी जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो रहा है, इसका पहला समिट हो रहा है न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या रखा गया है? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये समिट हो रहा है, इसीलिए ये न्यूज में चल रहा था। तो ये जो समिट हो रहा है, समिट हम लोग अकेले नहीं करते, समिट के साथ बहुत सारा इवेंट भी करते हैं, ताकि जो समिट में बहुत सारा मेंबर कंट्री के लोग आए हुए होंगे, तो सिर्फ बात करके क्यों भेज देना, उसको और भी चीज दिखाएंगे कि देखो हमारे भारत में ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है वो दिखाने के लिए हम लोग बहुत सारा इवेंट भी कर रहे हैं। अब ये इवेंट कौन कौन सा है ये आप देख लो। तो लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम हम लोग गिर गुजरात में कर रहे हैं, उसका थीम ये रखा गया है, इंडिया यूनिक कंजर्वेशन सक्सेस। चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम ये हम लोग कर रहे हैं भोपाल में, इसका थीम रखा गया है रिस्टोरिंग इंडिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फिर लियोपार्ड कंजर्वेशन के लिए जो प्रोग्राम है वो हम लोग भुवनेश्वर में कर रहे हैं, इसका थीम रखा गया है को एग्जिस्टेंस इन ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप। फिर स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं गैंगटॉक सिक्किम के अंदर, और इसका थीम रखा गया है सेंटिनल ऑफ हिमालय। टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र में, और इसका थीम रखा गया है फ्लैगशिप ऑफ इंडिया फाइनेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं, जननी पोर्टल। देखो जननी पोर्टल जो है ये अभी लॉन्च किया गया है। ये जननी पोर्टल के अंदर क्या होता है यहाँ पर हम लोग समझते हैं। पहले जननी पोर्टल से पहले ना एक RCH पोर्टल होता था, अब RCH पोर्टल को ही हम लोग इम्प्रूव करके जननी पोर्टल कर दिए हैं। पहले पेपर बेस्ड सारा डिटेल्स रहता था, अब उसको हम लोग एंड टू एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स में डाल दिए हैं। ये जननी पोर्टल क्या होता है? देखो जननी पोर्टल में हम लोगों ने पिछले महीने भी ये पढ़ा है। ठीक है, जननी पोर्टल में क्या होता है कि जो भी ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट है, तो उनके एंटीनेटल टाइमिंग में, नेटल टाइमिंग में और न्यू नेटल टाइमिंग में, यानी कि जब से वो प्रेग्नेंट हुई है, फिर उन्होंने डिलीवरी दिया है और फिर उनका जो बेबी है वो 2 साल तक हुआ है, तो तब तक उनका हेल्थ को और बच्चे का हेल्थ को ट्रैक करने के लिए ये एकमात्र पोर्टल है। इस पोर्टल में जो माँ है और उनका जो बच्चा है उनका सारा रिकॉर्ड डलेगा। क्या क्या डलेगा? एंटीनेटल रिकॉर्ड डलेगा, डिलीवरी डिटेल डलेगा, पोस्ट नेटल केयर डलेगा, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन डलेगा और चाइल्ड का ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन सब कुछ डलेगा। और वो डलेगा, और मतलब जिस पोर्टल पे डलेगा उस पोर्टल का नाम है जननी पोर्टल। ठीक है, जननी पोर्टल उस पोर्टल का नाम है। अब वो पोर्टल का डेटा आप कैसे देख पाओगे? वो पोर्टल का डेटा आप इस कार्ड के थ्रू देख पाओगे, QR इनेबल्ड डिजिटल MCH कार्ड के थ्रू देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो टाइमलाइन है, रजिस्ट्रेशन के टाइमिंग में भी उनका डेटा डलेगा, एंटीनेटल केयर के टाइम पे उनका डेटा डलेगा, डिलीवरी प्रिपेयरनेस में डेटा डलेगा, डिलीवरी के टाइम पे उनका डेटा डलेगा, पोस्ट नेटल केयर में भी उनका डेटा डलेगा। और वो डेटा को डल के करेंगे क्या? वो डेटा को डल करके नेक्स्ट सिनेरियो में अगर उनको कोई रिस्क है तो वो रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो डेटा को देख करके प्रिडिक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम लोग ये पोर्टल बनाए हैं। इस पोर्टल में क्या होगा? एंटीनेटल केयर के लिए, नेटल केयर के लिए और पोस्ट नेटल केयर के लिए सारा डेटा जो है एक माँ का और एक बच्चा का एक पोर्टल के अंदर हम लोग फीड करेंगे। ठीक है, वो पोर्टल का क्या नाम है? जननी पोर्टल। इसके बाद नेशनल पंचायत अवार्ड। नेशनल पंचायत अवार्ड दिया जा रहा है 2 कैटेगरी के अंदर। एक है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और दूसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार है, इसमें हम लोग अवार्ड दे रहे हैं ग्राम पंचायत को जो कि 9 लोकलाइज्ड SDG थीम्स पे अच्छा काम किया है।
हर थीम पे हम लोग 3 अवार्ड दे रहे हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ठीक है, बेस्ड ऑन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 स्कोर। हम लोगों ने पिछले महीने वाले में वीडियो में देखा था कि पंचायत एडवांस इंडेक्स क्या होता है। उसके अंदर हम लोगों ने पंचायत को रैंकिंग दिया था बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ 9 लोकलाइज्ड एचडीजी थीम्स, और उसी आधार पे हम लोग भी यहाँ पर हर एक थीम पे कौन सा ग्राम पंचायत अच्छा काम किया है उसको अवार्ड दे रहे हैं। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 अवार्ड दे रहे हैं। इसमें 34 ग्राम पंचायत सेलेक्ट हुआ है और जून में इसको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसके अंदर हम लोग बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत को अवार्ड दे रहे हैं 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और ग्राम लेवल पे, ठीक है। इसमें 8 ग्राम पंचायत को सेलेक्ट किया गया है, 3 फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल और 2 फॉर ब्लॉक लेवल एंड 3 फॉर ग्राम लेवल, ठीक है। जो विनर है उसको कितना इंसेंटिव मिलेगा, 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक मिल सकता है पर अवार्डी। टोटल 42 पंचायत को सिलेक्ट किया गया है अवार्ड देने के लिए। कर्नाटका का सबसे ज्यादा पंचायत है, 6 पंचायत है, और आंध्र प्रदेश का 5 और उड़ीसा का भी 5, ठीक है। इसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये अभी न्यूज में चल रहा है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये लॉन्च हुआ था 2015-16 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, एक है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और तीसरा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। देखो हम लोग एग्रीकल्चर को सस्टेनेबली आगे तक लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अभी कौन कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, रेनफेड एरिया का प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारा इंडिया में ऐसा एरिया है जहाँ पर फसल जो है वो बारिश का ही इंतजार करते रहता है, यानी बारिश होगा तो फसल अच्छा होगा, बारिश नहीं होगा तो फसल अच्छा नहीं होगा। यानी कि वहां तक इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं पहुंचा है, बारिश के भरोसे ही है, रेन के भरोसे ही है। तो उन सारे एरियाज को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या उपाय लगाए हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे एरियाज में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हम लोग प्रमोट करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, वहाँ पर डेयरी सेक्टर भी हम लोग देख रहे हैं, उसी एरिया के बगल में हम लोग फिशरी सेक्टर भी देख रहे हैं, उसी एरिया में हम लोग पोल्ट्री भी संभाल रहे हैं, उसी एरिया में हम लोग हॉर्टिकल्चर भी देख रहे हैं। यानी सारा काम हम लोग एक ही एरिया में कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि बारिश नहीं हुआ तो क्रॉप खराब हो जाएगा, तो क्रॉप ही खराब हो जाएगा ना। डेयरी सेक्टर का तो प्रॉफिट होगा, और पोल्ट्री सेक्टर का तो कुछ प्रॉफिट होगा, हॉर्टिकल्चर का तो कुछ प्रॉफिट होगा, और फिशिंग का तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो उसी तरह हम लोग बोल रहे हैं कि जहां पर भी रेन के वजह से प्रॉब्लम आ सकता है तो उनका रिस्क को कम करने के लिए, फार्मर्स का रिस्क को कम करने के लिए, फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करो। यानी एक ही फार्म एरिया में हर कुछ उगाओ, क्रॉप्स भी उगाओ, साथ में डेयरी का भी पालन करो, है ना, पोल्ट्री भी देखो। ये करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं 10,000 पर क्लस्टर हम लोग दे रहे हैं फॉर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। इसके लिए टोटल जो आउटले रखा गया है वो 2,119 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हम लोग जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो पानी है वो आगे भी पहुंचे। अभी तक हम लोग 109 लाख हेक्टेयर तक कवरेज कर दिए हैं। इसमें हम लोग का कितना पैसा लगा है, 26,325 करोड़ रुपए लगा है। हम लोग जो है अगले 5 सालों में 100 लाख हेक्टेयर और कंप्लीट कर रहे हैं, कवर करने का सोचे हुए हैं, ठीक है। साथ में सॉइल का हेल्थ हमेशा से ठीक रहे, इसके लिए हम लोग सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट भी लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं, जिससे सॉइल का जो हेल्थ है वो फार्मर्स को पता चल सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेहत मिशन को देखते हैं। देखो 1991 के समय में ऐसा हुआ करता था कि लोगों के पास खाने को लेकर के अनाज ही नहीं था। तो उस समय हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि खाने का क्वांटिटी बढ़ाया, खाने का क्वांटिटी तो बढ़ गया लेकिन उसका क्वालिटी नहीं बढ़ा। यानी खाने में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में हम लोगों ने इस तरीके का अभियान चलाया था कि कोई भी भूखा ना रहे। तो हम लोगों ने क्वांटिटी बहुत बढ़ा दिया था लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ा पाए हम लोग। मतलब कि जो भी चावल है उसमें न्यूट्रिशियस चावल हम लोग नहीं बांट पाए, हम लोग चावल सिर्फ बांट पाए, ठीक है, चावल का पूर्ण उत्पादन करवा पाए लेकिन न्यूट्रिशियस चावल का उत्पादन नहीं करवा पाए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ओवर द ईयर्स हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें मेल न्यूट्रिशन देखने को मिला, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी देखने को मिला। तो अभी सरकार बोल रहा है कि देखो क्वांटिटी का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी तो हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं, अब क्वालिटी भी इंप्रूव करते हैं। अगर क्वालिटी अगर हम लोग इंप्रूव करेंगे तो हमारे देश में जो भी न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसीलिए सेहत मिशन आया। सेहत मिशन में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट ये लोग दोनों मिल करके आपस में बात करेगा और 5 एरिया पे काम करेगा।
तो ICAR से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आएंगे जो कि फार्मिंग का नॉलेज लेकर के आएंगे, सीड्स का नॉलेज लेकर के आएंगे, क्रॉप्स का नॉलेज लेकर के आएंगे, एग्रीटेक का नॉलेज लेकर के आएंगे। उसके बाद मेडिकल के तरफ से ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहाँ से साइंटिस्ट आएंगे, वो डिजीज का नॉलेज लेकर के आएंगे, पब्लिक हेल्थ का नॉलेज लेकर के आएंगे और मेडिकल रिसर्च का नॉलेज लेकर के आएंगे। अब ये लोग दोनों अपना नॉलेज को इस्तेमाल करके और काम क्या करेंगे, बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप्स डेवलप करवाएंगे। यानी ऐसा क्रॉप्स हम लोग उगाएंगे, ऐसा क्रॉप्स जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, पहले तो देखो ये जो है ICMR वाला, ये लोग साइंटिस्ट आएगा, मेडिकल साइंटिस्ट, वो बोलेगा कि आजकल के ज़माने में क्या चीज़ का न्यूट्रिशन कम है, किस न्यूट्रिशन का ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होगा वो बोलेगा कि इस न्यूट्रिशन को फैलाने के लिए हम लोग क्या क्या करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्रॉप्स के अंदर ही न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप्स बनाएगा, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप बनाएगा, यानी कि ऐसा क्रॉप जिसमें कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। इसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को भी प्रमोट करवाएगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क को भी देखेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, जब भी फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड डालते हैं तो जो फार्मर काम कर रहा होता है उसको भी बहुत सारा हेल्थ रिस्क आ जाता है। मतलब कि हो सकता है कि वो पॉइजनस गैस इनहेल कर ले, ऐसा हो सकता है, या फिर उसके स्किन डिजीज हो जाए, तो उनके लिए भी यहाँ पर काम होगा। एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज, ये सब को ठीक करने के लिए कौन सा क्रॉप्स उगा सकते हैं, कौन सा क्रॉप्स को प्रमोट कर सकते हैं, ये सब बारे में बात होगा। वन हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, यानी कि जानवर का हेल्थ, प्लांट का हेल्थ और आदमी का हेल्थ, सभी का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, इस पे भी काम होगा। ठीक है, तो सेहत मिशन के अंदर, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से कर दो कि हम लोग हेल्थ को भी अच्छा से कर दें। तो सेहत मिशन के अंदर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट आपस में मिलेगा और 5 प्रायोरिटी एरियाज पे काम करेगा। पहला, न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप्स उगाएंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स करवाएंगे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क जो है उसको कम करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस पर काम करेंगे और वन हेल्थ प्रिपेयर्डनेस को भी देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं ना। अब डिजी लॉकर के लिए 5 स्टेट्स को फेलिसिटेट किया गया है। ठीक है, फैसिलिटेटेड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा फेलिसिटेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, फेलिसिटेटेड होगा, तो मैं ठीक करवा दूंगा। तो 5 स्टेट्स है जिसको कि अवार्ड मिल रहा है। तो पहला है गुजरात, फिर है कर्नाटका, केरला, नागालैंड और राजस्थान। गुजरात के अंदर एक यूनिक चीज आया है। गुजरात में क्या है कि मान लो डिजी लॉकर में आप अगर डिजिटल डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट रखते हो, तो जो भी बस ट्रांसपोर्ट में आप चढ़ोगे, आपका पहले सर्टिफिकेट को स्कैन कर लिया जाएगा, फिर आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम इसमें करा गया है। ठीक है, तो गुजरात को मिला है अवार्ड, कर्नाटका को मिला है, केरला को मिला है, नागालैंड को मिला है और राजस्थान को भी मिला है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा आया है अप्रैल महीने का, वो देख लेते हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55% है, यानी ऐसे लोग जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कितने हैं, 55% है। तो हमारे पॉपुलेशन में लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, 52.2% लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% है, यानी 5.2% लोग ऐसे हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट है, 55% है। मेल के केस में 77.1% है और फीमेल केस में 33.9% है। ठीक है, यानी कि मेल में कितने लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, 77.1%। फीमेल में कितने लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, 33.9%। रूरल एरियाज में कितने लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, 57.7%, 5% है ना। फिर अर्बन एरियाज में भी ऐसा डेटा दिया गया। उसी प्रकार से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का भी डेटा है यहाँ पर, मेल फीमेल रूरल और अर्बन एरियाज का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यही है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं लीड्स रिपोर्ट। लीड्स रिपोर्ट क्या होता है, लीड्स रिपोर्ट के अंदर हम लोगों ने रैंकिंग किया है ऐसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को जो कि लॉजिस्टिक एफिशिएंट है। लॉजिस्टिक एफिशिएंट का मतलब कि ऐसे स्टेट्स जहां पर जो भी गुड्स है वो फास्टली मूव करते हैं, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसीलिए फास्टली मूव करते हैं। ट्रांसपोर्ट वहां पर चीप है, ठीक है, उसका वेयर हाउस फैसिलिटी है, इजी अप्रूवल मिल जाता है और पॉलिसी सपोर्ट है। यानी ऐसा स्टेट्स जहां पर आपका लॉजिस्टिक रुकता नहीं है, फटाफट पार हो जाता है। तो उस स्पीड को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे स्टेट्स को रैंकिंग दिया है। ठीक है,
तो इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग रैंकिंग दिए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कौन बनाया है? DPIIT बनाया है। ये 7th एडिशन है। लीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लीड्स रिपोर्ट को देख करके ना कंपनी भी ये देख सकता है कि कौन सा स्टेट के अंदर लॉजिस्टिक रुकता नहीं है, तो उसी स्टेट के अंदर हम लोग अपना फैक्ट्री वगैरह भी सेटअप करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए लीड्स रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीड्स रिपोर्ट के अंदर एक्चुअली में क्या हुआ देखो, लीड्स रिपोर्ट जो है ना वो कोस्टल स्टेट्स को 4 भागों में बांटता है, लैंड लॉक्ड स्टेट्स को 4 भागों में बांटता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को 4 भागों में बांटता है और यूनियन टेरिटरी को भी 4 भागों में बांटता है। एक है एग्जाम्पलर, हाई परफॉर्मर, एक्सेलरेटर और ग्रोथ सीकर। एग्जाम्पलर में वो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आते हैं जो कि बेस्ट काम करते हैं और लॉजिस्टिक एफिशिएंट है। ठीक है, हाई परफॉर्मर में जो एग्जाम्पलर से थोड़े से कम होते हैं उसको हाई परफॉर्मर में डालते हैं, जो हाई परफॉर्मर से भी थोड़ा सा कम होता है उसको हम लोग एक्सेलेरेटर में डालते हैं, जो एक्सेलेरेटर से भी थोड़ा कम में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ सीकर। ठीक है, तो कोस्टल स्टेट्स के कैटेगरी में एग्जाम्पलर पे कौन है? तमिलनाडु आया है। लैंड लॉक्ड स्टेट्स के अंदर एग्जाम्पलर कैटेगरी में कौन आया है? यूपी आया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर एग्जाम्पलर कैटेगरी में कौन आया है? मिजोरम आया है। और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी के अंदर एग्जाम्पलर कैटेगरी में कौन आया है? दिल्ली आया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारा स्टेट्स है, उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, वो आप PDF में रीड करना। मेन ये चीज था इसलिए मैंने आपको ये चीज ही दिया है, याद रहना चाहिए ये चीज। ठीक है, इसके बाद लीप्स अवार्ड। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में ही मान लो कोई कंपनीज है, वेयर हाउस है, स्टार्टअप है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करने की वजह से इंडिया का लॉजिस्टिक और ऊपर बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अवार्ड दे रहे हैं ऐसे कंपनीज को, वेयर हाउसेस को, स्टार्टअप्स को जो अच्छा काम कर रहा है, जो इनोवेशन कर रहा है, एक्सीलेंस लेकर के आ रहा है लॉजिस्टिक इकोसिस्टम पे। तो इन लोग को हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। हम लोग मतलब कौन अवार्ड दे रहा है? DPIIT अवार्ड दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ठीक है, तो 13 कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है, 5 ब्रॉड कैटेगरी में। 5 ब्रॉड कैटेगरी कौन कौन सा है? कोर लॉजिस्टिक, MSME, स्टार्टअप, इंस्टीट्यूशन, स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, यहाँ समझो 13 कैटेगरी बोला था ना, 13 कैटेगरी कौन कौन सा? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये 13 कैटेगरी है और ये 5 ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, तो कोर लॉजिस्टिक के अंदर किसको किसका अवार्ड मिला है? एयर एयर के थ्रू जो फ्रेट जाता है उसमें फेडेक्स को मिला है। पानी के थ्रू जो फ्रेट जाता है उसमें MSC एजेंसी को मिला है। रोडवेज के थ्रू जो आपका सामान जाता है, लॉजिस्टिक जाता है, उसमें सेफ एक्सप्रेस को मिला है। रेलवेज के थ्रू जो सामान जाता है उसमें DP वर्ल्ड को मिला है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट यानी कि 2 मोड को हम लोग मिला करके जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि एयर प्लस रेल, रेल प्लस रोड, तो उस तरह का ट्रांसपोर्ट के लिए पारादीप परिवहन लिमिटेड को मिला है अवार्ड। इंडस्ट्रियल वेयर हाउस के लिए मिला है TVS को और एग्रीकल्चर वेयर हाउस के लिए मिला है इंडिकोल्ड को। MSME में अवार्ड मिला है शिपवेब्स को और स्टार्टअप्स में जो लॉजिस्टिक टेक प्रोवाइडर हैं इस कैटेगरी में मिला है मैचलॉक को और लॉजिस्टिक ऑपरेशन प्रोवाइडर है उसमें मिला है येलोविंग्स को। ठीक है, लॉजिस्टिक टेक प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? देखो, लॉजिस्टिक करने में ना टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि ट्रैक करने के लिए आपको एक ऐप बनाना पड़ेगा जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि डिलीवरी कहाँ गया नहीं गया, तो ये जो काम करता है उसको बोलते हैं टेक प्रोवाइडर। और जो ओरिजिनली जो सामान भेज रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्रोवाइडर। तो लॉजिस्टिक टेक प्रोवाइडर के अंदर मैचलॉक को मिला है और लॉजिस्टिक ऑपरेशन प्रोवाइडर के अंदर येलोविंग्स को मिला है। इंस्टीट्यूशन जो कि लॉजिस्टिक के लिए काम कर रहा है, लॉजिस्टिक सिखा रहा है, लॉजिस्टिक का सिग्निफिकेंस बता रहा है, उसके लिए IIM मुंबई को मिला है अवार्ड। और स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो ई-कॉमर्स का जो डिलीवरी है उसके लिए मिला है डिलीवरी को मिला है। ठीक है, डिलीवरी नाम का कंपनी को अवार्ड मिला है। और मल्टी मॉडल सर्विसेज के लिए मिला है इंडेव इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, तो लीप्स अवार्ड भी हम लोगों ने देख लिया। तो लॉजिस्टिक के लिए जब हम लोग कोई स्टेट्स को रैंक कर रहे थे तो वो था लीड्स रिपोर्ट। और लीड्स रिपोर्ट क्या था? इसके अंदर हम लोग कंपनीज, वेयर हाउसेज, स्टार्टअप्स, इंस्टीट्यूट इन लोगों को अवार्ड दे रहे थे फॉर देयर एक्सीलेंस, इनोवेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। ओके, 5 कैटेगरी में हम लोगों ने दिया। अभी है एक नया स्कीम है। ठीक है, ये स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं जो कोल है या फिर लिग्नाइट है ये हमारे देश में बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम लोग डायरेक्टली जला देंगे तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। जो डेवलप्ड नेशन है वो जानते हैं किस तरह से कोल का इस्तेमाल करता है? डेवलप्ड नेशन कोल या फिर लिग्नाइट को सिनगैस में कन्वर्ट कर लेता है
और सीन गैस के थ्रू फर्टिलाइजर बनाता है, मिथेनॉल बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, फ्यूल बनाता है और बहुत सारा काम करता है। तो इंडिया भी वही करना चाहता है। जो कोल है और लिग्नाइट है, लिग्नाइट भी ना एक कोल का ही लो ग्रेड कोल होता है, तो लो ग्रेड कोल को हम लोग लिग्नाइट बोलते हैं। तो कोल और लिग्नाइट को हम लोग भी कन्वर्ट करेंगे सीन गैस में, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में इसको कन्वर्ट करेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे हम लोग फर्टिलाइजर बनाएंगे, मिथेनॉल बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, केमिकल बनाएंगे, फ्यूल बनाएंगे, एक्सेट्रा बनाएंगे। तो सरकार बोल रहा है कि कोल से जो सीन गैस बनाते हैं इसका मशीन इंडिया में बहुत कम है, तो मशीन सेटअप करो। मशीन सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देगा। तो गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव। कितना इंसेंटिव दे रहा है? 20% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, अप टू 5,000 करोड़ फॉर सिंगल प्रोजेक्ट, अप टू 9,000 करोड़ फॉर सिंगल प्रोडक्ट, अप टू 12,000 करोड़ फॉर सिंगल एंटिटी ग्रुप। मतलब 5,000 करोड़ रुपए देंगे आपको अगर आप सिंगल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट आपने लगाया, वहां पर एक मशीन लगाया जो कि कोल से सिन गैस बनाता है और सिन गैस से फर्टिलाइजर बनाता है, तो आपको 5,000 करोड़ तक मिलेगा। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट। मान लो कि आपने फर्टिलाइजर बनाने वाला ही 2 प्रोजेक्ट बना दिया है, 2 प्रोजेक्ट आपने बनाया फर्टिलाइजर बनाने वाला। एक में आपका इंसेंटिव 5 KC बन रहा है, दूसरा में भी आपका इंसेंटिव 5 KC मिल रहा है, तो आपको टोटल कितना मिलेगा? आपको 9 KC ही मिलेगा, 9,000 करोड़ ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मान लो कि सिंगल एंटिटी ग्रुप, एक एंटिटी ग्रुप है, मान लो रिलायंस। रिलायंस जो है वो बहुत सारा प्लांट ऐसे बनाया है, तो हर प्लांट में उसको 20% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मिलेगा, लेकिन अप टू 12,000 करोड़ तक ही मिलेगा। आई होप आप ये समझ पाए। ठीक है, हम लोग का टारगेट है कि ये जो हम लोग कोल से सिनगैस बना रहे हैं इसमें अप्रोक्सीमेटली 75 मिलियन टन कोल या लिग्नाइट हम लोग क्या बोलते हैं सिनगैस में कन्वर्ट करें एनुअली। सॉरी, ये एनुअली नहीं है, ये 75 मिलियन टन का हम लोगों को गैसिफिकेशन कर लेना है, ये बाय 2030 कर लेना है। ठीक है, एनुअली नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये पूरा स्कीम से? 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख करोड़ तक का होगा, 2.5 लाख करोड़ से लेकर के 3 लाख करोड़ तक का। इसमें एक्सपेक्टेड है कि 50,000 जॉब्स भी क्रिएट होगा, और गवर्नमेंट का भी एनुअल इनकम 300 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि कोल से ना हम लोग बना रहे हैं सिनगैस। तो कोल कहाँ से आएगा? माइन से आएगा। माइन तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जिसमें गवर्नमेंट जो है रॉयल्टी अर्न करता है, तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पर पैसा हो सकता है। ये वाला स्कीम भी आप समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। क्यों? क्योंकि 31% ऑफ इंडिया जीडीपी एमएसएमई ही कंट्रीब्यूट करता है। 48.5% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट एमएसएमई करता है। 32.8 करोड़ लोगों को जॉब देता है एमएसएमई, और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में भी 35.4% जो है वो एमएसएमई ही कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए एमएसएमई को हम लोग बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। तो इनके लिए बहुत सारा स्कीम्स भी लेकर के आए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सिडबी का जोड़ करके ये इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अंदर एमएसएमई के लिए गारंटी दिया जाता है। 85% से लेकर के 95% का गारंटी दिया जाता है एमएसएमई को। ठीक है, इसमें उस लोन्स को कवर करते हैं जो कि 10 करोड़ से नीचे है, यानी 10 करोड़ तक गारंटी कवरेज है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। इस फंड के अंदर सरकार 10,000 करोड़ रुपया रख रहा है, और ये 10,000 करोड़ रुपया जो है इसको प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और वेंचर कैपिटल फंड इस पैसा को ही इन्वेस्ट करेगा चुनिंदा एमएसएमई में, जिसमें ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। यानी कि इक्विटी सपोर्ट देने के लिए हम लोग ये फंड्स ऑफ फंड बनाए हैं। ठीक है, मतलब ये फंड से पैसा जाएगा और इक्विटी सपोर्ट हम लोग देंगे सेलेक्टेड एमएसएमई को, सेलेक्टेड स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है ये 40,000 करोड़ रुपया और इसमें इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट इसमें एक तरह से इनिशिएशन दे रहा है। इसके बाद एमएसएमईडी एक्ट, इसके अंदर बायर जो है, इसके अंदर एक की प्रोविजन है कि बायर जो है उसको एमएसएमई को पे करना पड़ेगा विद इन 45 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी अगर कोई भी बायर एमएसएमई से क्रेडिट पे सामान खरीदता है तो उसका पेमेंट उसको विद इन 45 डेज करना पड़ेगा। एमएसएमई जो है इसका कंप्लेन कर सकता है इन समाधान पोर्टल। इसके बाद एमएसएमई को और भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर बेनिफिट मिलता है।
वो सारा बेनिफिट लेने के लिए एक एमएसएमई को उद्यम पोर्टल के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एमएसएमई चैंपियन पोर्टल, इस पोर्टल के अंदर एमएसएमई अपना ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए अप्लाई कर सकता है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी इसको चैंपियंस पोर्टल के अंदर मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग टीम इनिशिएटिव भी देखें। टीम इनिशिएटिव क्या होता है? टीम इनिशिएटिव का फुल फॉर्म है ट्रेड इनेबलमेंट एंड एक्सेस टू मार्केट। ये एक सब स्कीम है ऑफ रैम्प प्रोग्राम, ठीक है। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्रेस है ना, रैम्प प्रोग्राम। ये जो रैम्प प्रोग्राम है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्ट किया गया है, इसी का ये सब स्कीम है टीम इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या होता है, जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है ये एमएसएमईज को सिखाता है कि किस तरीके से आपको ओएनडीसी के अंदर ऑनबोर्ड होना है और प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना है, ऑर्डर जनरेट कैसे होगा, अपने ऑर्डर को किस तरह से आप स्केल कर सकते हो, डिलीवरी को कैसे देखोगे आप, पैकेजिंग सपोर्ट कैसे करोगे। यानी जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है उनको हम लोग ऑनलाइन लेकर के आ रहे हैं, तो ऑनलाइन लाने के लिए उनको हम लोग सिखा रहे हैं कि ऑनबोर्डिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे बनाना है, ऑर्डर जनरेट कैसे होगा, स्केलिंग कैसे करोगे, डिलीवरी कैसे मैनेज करोगे, पैकेजिंग कैसे करोगे, ठीक है। ये सब हम लोग सिखा रहे हैं। तो FY 25 से लेकर के 27 तक इसको सिखाएंगे। इसके लिए आउटले रखा गया है 277 करोड़ रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में ना बहुत सारा डैम्स ऐसा है जो कि बहुत पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया है तो डैम का टूटने का रिस्क ज़्यादा है, लीकेज का रिस्क है। तो इसके लिए हम लोग एक स्कीम लेकर के आए हैं, प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन कौन सा डैम जो है उसमें प्रॉब्लम है, अगर कोई रिस्क है तो उसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे डैम को, मॉडर्नाइज करेंगे डैम को। इसीलिए ये प्रोजेक्ट आया था। ये प्रोजेक्ट आया था 2012 में, ठीक है। 2012 से लेकर के 2021 तक इसका फेज़ 1 चला है और फेज़ 2 और फेज़ 3 एक साथ हम लोगों ने लॉन्च कर दिया 2021 में, ठीक है। समझते हैं। तो डैम जो है बहुत पुराना हो रहा है। इंडिया में 1681 ऐसा डैम है जो कि 50 साल से पुराना है। उसमें से जो 291 डैम ऐसा है जो कि 100 साल से भी पुराना है। तो यहाँ पर लीकेज का रिस्क होता है, फ्लड का रिस्क होता है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। इसका फेज़ 1 2012 से लेकर के 21 तक चला। इसमें वर्ल्ड बैंक का भी सपोर्ट था। इसमें हम लोग 7 स्टेट्स कवर किए, यानी 7 स्टेट्स में 223 डैम को हम लोग रिपेयर किए और मॉडर्नाइज किए। कौन कौन सा स्टेट से किए हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका और केरला। एक धर्मा ऐप भी हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे। धर्मा का फुल फॉर्म है डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग ऐप। इस ऐप के थ्रू हम लोग डेटा डालते हैं और डैम का हेल्थ को देखते हैं, डैम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ये तो फेज़ 1 हो गया, फेज़ 1 हमारा डन हो गया है। अब फेज़ 2 और फेज़ 3 हम लोगों ने लॉन्च किया 2021 में। इसमें सपोर्ट मिल रहा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू। इसमें आउटले 10,000 करोड़ रखा गया है, जिसमें से जो 7,000 करोड़ है ये वर्ल्ड बैंक देने वाला है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देने वाला है। और बाकी का 3,000 करोड़ जो है वो इंडिया का जो स्टेट और सेंट्रल एजेंसी है ये लोग देने वाला है। 10 साल तक ये चलेगा, ठीक है। फेज़ 2 चलेगा आपका 6 साल और फेज़ 3 भी चलेगा 6 साल, ठीक है। मतलब देखो ये 6 साल चला ये 6 साल चला आपका फेज़ 2 और ये 6 साल चला आपका फेज़ 3। तो यहाँ पर 10 साल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 साल जो है ओवरलैपिंग है, ठीक है। ओके। इसमें 19 स्टेट्स कवर होंगे, 736 डैम्स कवर होगा। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है इस प्रोजेक्ट का? इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है थ्रू 4 टियर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। ये अपेक्स बॉडी है जो कि पॉलिसी बनाता है कि किस तरह से डैम को हम लोग को सेफ रखना है। इसके बाद नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये क्या करता है, रेगुलेशन देखता है कि जो भी पॉलिसी बनाया गया है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका तीसरा है स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी और चौथा है स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये मॉनिटरिंग करता है, इंस्पेक्शन करता है और कॉम्प्लाइंस का चेकअप करता है, ठीक। ये प्रोजेक्ट भी हम लोग समझ लिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री जी जो है वो यूएई गए थे और नीदरलैंड गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ों को लेकर के बात हुआ है। अभी क्या हुआ था ना कि ईरान से हम लोग का सामान नहीं आ पा रहा था, एलपीजी नहीं आ पा रहा था, क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग यूएई चले गए। यूएई से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट कर लिया कि हम लोग यूएई से तेल खरीद लेंगे, यूएई से ही हम लोग एलपीजी खरीद लेंगे, ठीक है।
अभी क्या हुआ था ना कि ओपेक ओपेक का जो कंट्रीज होता है, जो तेल का सप्लाई को देखता है, तेल का सप्लाई को रोक सकता है, वो ओपेक कंट्रीज में यूएई भी था और ईरान वगैरह सब कोई था। लेकिन अभी ईरान जो है यूएई पे अटैक कर दिया था, तो यूएई जो है वो बोला कि हम ओपेक से अब निकल रहे हैं, तो वो ओपेक से निकल गया यूएई। जैसे ही वो ओपेक से निकल गया, वैसे ही वो फ्री हो गया कि वो किसी से भी ट्रेड कर सकता है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यूएई के पास चला गया और यूएई गवर्नमेंट के साथ वो उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। क्या एग्रीमेंट साइन कर लिया कि एलपीजी हम लोग यूएई से ले लेंगे और क्रूड ऑयल जो है वो भी हम लोग यूएई से ले लेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात कहा गया है। तो यूएई जब गया था इंडिया का पीएम, तो क्या क्या चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हुआ था। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के लिए एमओयू साइन हुआ था इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में। फिर एलपीजी का सप्लाई के लिए हम लोगों ने बात किया है इन्हीं से, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से ही बात किया है। और कोलैबोरेशन साइन हुआ है इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के साथ। ठीक है, इसके बाद शिप रिपेयरिंग के लिए भी हम लोगों ने ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ एमओयू साइन किया है। इसके बाद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है, ये इंडिया का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर $1 बिलियन रुपया इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रो करे। इसके बाद एमिरेट्स एनबीडी, ये जो है ये $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है आरबीएल बैंक के अंदर। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ये $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है सम्मान कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो इंडिया जब यूएई गया तो काफ़ी सारा यहाँ पर बेनिफिट हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी भी हुआ, इन्वेस्टमेंट का भी ग्रोथ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हुआ, है ना। इसके बाद पीएम मोदी जो है वो नीदरलैंड भी गए थे। नीदरलैंड का एक्स फैक्टर क्या है कि नीदरलैंड में जो है ना वो डेयरी का वो लोग टेक्निक बहुत अच्छा यूज़ करता है। उन लोग के पास डेयरी का बहुत सा टेक्नोलॉजी है और स्किल है। तो हम लोगों ने बोला है कि आप इंडो डच सेंटर खोल दो, इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोल दो बेंगलुरु में, और यहाँ पर आप सिखाओ जो भी आप नीदरलैंड में यूज़ करते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हो गया आप, जो भी आप डेयरी सेक्टर में अच्छा अच्छा काम करते हैं वो सब आप यहाँ पर ट्रेनिंग दे दो। इसके लिए हम लोगों ने ये वाला चीज़ खोला है बेंगलुरु में। इसके बाद इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है फॉर फ्लावर्स इन वेस्ट त्रिपुरा। नीदरलैंड जो है ना, नीदरलैंड बहुत सारा फ्लावर्स उगाता है और फ्लावर्स को बेचता भी है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है और बोला है कि एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप वेस्ट त्रिपुरा में खोल लो, जहाँ पर आप सिखाओ कि कौन सा फ्लावर हम लोग को कैसे उगाना है ताकि हम लोग को भी बेनिफिट हो सके। इसके बाद फिर ग्रीन हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन के लिए भी एक रोड मैप तैयार हुआ है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में। ठीक, इसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कुछ डेटा यहाँ पर रिलीज हुआ था कि जो एग्रीगेट बिजनेस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो 283.3 लाख करोड़ है, यानी कि एग्रीगेट डिपॉजिट्स और लोन्स कितना दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 283.3 लाख करोड़, जो कि 12.8% का ग्रोथ है। ठीक है, पिछले साल से 12.8% का ग्रोथ है। एग्रीगेट डिपॉजिट जो है वो भी बढ़ा है 10% से 156 लाख करोड़ हो गया है। एग्रीगेट प्रॉफिट जो है यानी नेट प्रॉफिट जो है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, कितना है 1.98 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट ग्रोथ रैम सेगमेंट के अंदर, रैम का मतलब कि रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई, तो रिटेल सेक्टर में 18.1% क्रेडिट ग्रोथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 15.5% क्रेडिट ग्रोथ है और एमएसएमई सेक्टर के अंदर 18.2% क्रेडिट ग्रोथ है। कैपिटल एडिक्वेसी जो है ना वो 11.5% होना चाहिए, अभी कितना है 16.6%, बहुत अच्छा है। इसके बाद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का भी क्रेडिट ग्रोथ बताया गया है। तो FY26 में नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 15.9% रहा है। एग्री एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का क्रेडिट ग्रोथ है ये 15.7% रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 15% रहा है। उसके अंदर जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है इसका क्रेडिट ग्रोथ 33.31% रहा है। ठीक है, इसके बाद सर्विस सेक्टर का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 19% रहा है और पर्सनल लोन्स का जो ग्रोथ है वो 16.2% रहा है। इसके बाद सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप्रैल महीने का, इसका भी डेटा आया है। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो 3.48% रहा है, फूड इन्फ्लेशन 4.2% रहा है और हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.15% रहा है। टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से रहे हैं इन्फ्लेशन में अप्रैल के अंदर? टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और राजस्थान। इसके बाद फिर हम लोग ट्रेड डेटा देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ट्रेड डेटा रिलीज किया है फॉर अप्रैल। तो अप्रैल में $80 बिलियन का
एक्सपोर्ट हुआ है और 88.6 बिलियन डॉलर का टोटल इंपोर्ट हुआ है। मर्चेंटाइज कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है वो देख सकते हैं आप। सर्विसेज कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है सिंगापुर, तंजानिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग। और टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज कौन कौन सा है? चाइना, रसिया, ओमान, पेरू और सऊदी अरेबिया। अटल पेंशन योजना फेलिसिटेशन प्रोग्राम, पीएफआरडीए ने बैंक्स को अवार्ड दिया है, फेलिसिटेट किया गया है। जो भी बैंक्स ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटल पेंशन योजना के अंदर सब्सक्राइब करवाया है। FY26 के अंदर ना 1.35 करोड़ लोग जो है सब्सक्राइब किए हैं इन अटल पेंशन योजना, जिसमें से 55% जो है वो वुमेन है। तो जिन बैंक्स ने ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाया है उन लोगों को अवार्ड भी मिला है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एसबीआई को, यूनियन बैंक को, यूको बैंक को फेलिसिटेट किया गया है। एसबीआई ने 116% टारगेट अचीव किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनुअल टारगेट है, जो भी ज्यादा अचीव किया है उन लोगों को अवार्ड मिला है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आईडीबीआई बैंक को मिला है, इन्होंने 156% ऑफ द टारगेट कंप्लीट किया था। रीजनल रूरल बैंक के अंदर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, मेघालय रूरल बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक और असम ग्रामीण बैंक को फेलिसिटेट किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है अवार्ड। अब स्टेट लेवल बैंक कमेटी अलग अलग राज्य का होता है, तो किन किन राज्य को अवार्ड मिला है? झारखंड को, बिहार को और वेस्ट बंगाल को। ठीक है, अगला न्यूज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने 2 ऐप लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन के लिए। पहला है जीवन ऐप, दूसरा है शतायु ऐप। जीवन ऐप का फुल फॉर्म है जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। ठीक है, और शतायु ऐप का फुल फॉर्म है सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर यूटिलिटी। सिंपल से याद रखो, जीवन आसान बनाने के लिए जीवन ऐप है और शतायु यानी कि शत आयु 100 साल तक जीने के लिए आपको शतायु ऐप बनाया गया है। जीवन आसान करने के लिए जीवन ऐप और जीवन लंबा करने के लिए शतायु ऐप। जीवन आसान कैसे बनेगा? जीवन ऐप के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन होंगे वो जीवन ऐप के अंदर जब लॉग इन करेंगे तब उनको सारा गवर्नमेंट स्कीम देखने को मिलेगा जो भी उन लोग के लिए सरकार ने लाया है। तो जीवन ऐप के अंदर सीनियर सिटीजन का लेकर के जो भी गवर्नमेंट स्कीम होगा उसका इंफॉर्मेशन होगा। इसी ऐप के अंदर आप इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि जो भी बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनको इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए होता है, तो इमरजेंसी टोल फ्री नंबर भी वहां पर होगा। साथ में सीनियर सिटीजन का जो भी होम्स होता है जो कि सरकार प्रोवाइड कराता है, तो अगल बगल में जो भी सीनियर सिटीजन होम्स है उसका भी इंफॉर्मेशन जीवन ऐप के अंदर हो जाएगा। शतायु ऐप क्या है? शतायु ऐप एक ऐप है जहां पर आपको केयर गिवर का अवेलेबिलिटी पता चलेगा। मान लो कि कोई भी सीनियर सिटीजन है, वो देखना चाहता है कि अगल बगल में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर हमारे स्टेट के अंदर कितना केयर गिवर अवेलेबल है जिनको हम लोग बुला सकते हैं, वो शतायु ऐप के थ्रू कर पाएगा। तो जीवन ऐप से जीवन आसान हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी मिल गया, इमरजेंसी सपोर्ट मिल गया और सीनियर सिटीजन घर कहाँ पर है ये भी मालूम चल गया। शतायु ऐप से हमको केयर गिविंग मिल रहा है ताकि हम लंबे समय तक जी सके, तो केयर गिवर का पूरा जानकारी हमको शतायु ऐप के अंदर मिल जा रहा है। दोनों का फुल फॉर्म आप याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग भव्य स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना। ये स्कीम के अंदर क्या है? सरकार जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपर को इंसेंटिव दे रहा है ताकि 100 इंडस्ट्रियल पार्क बन सके, रेडीमेड इंडस्ट्रियल पार्क बन सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव दे रहा है स्टेट डेवलपर को, प्राइवेट डेवलपर को, ताकि 100 इंडस्ट्रियल पार्क बन सके हमारे इंडिया के अंदर। ये रेडीमेड पार्क होने चाहिए, मतलब प्लग टू प्ले मॉडल पे ये पार्क होना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर्स है जो कि आकर के यहाँ सीधा अपना काम चालू करना चाहता है वो सीधा इन इंडस्ट्रियल पार्क में आएगा, काम चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्रियल पार्क में ऑलरेडी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, जैसे कि इंटरनल रोड, ड्रेनेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज। इसके बाद वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, जैसे रेडीमेड फैक्ट्री शेड, वेयर हाउस, टेस्टिंग लैब, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा जैसे कि वर्कर हाउसिंग एंड सपोर्ट एमिनिटीज। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडीमेड बना करके रखने के लिए सरकार इंसेंटिव दे रहा है। किसको? डेवलपर्स को, इंडस्ट्रियल डेवलपर को। ठीक है, तो इसका एक कंडीशन है कि जो इंडस्ट्रियल पार्क रहेगा वो मिनिमम 100 एकर्स का होना चाहिए नॉर्मल स्टेट्स के लिए, और हिली एंड स्मॉल एरिया स्टेट्स के लिए 25 एकड़ मिनिमम जगह रहना चाहिए जहां पर ये इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 1000 करोड़ का यहाँ पर एरिया होना चाहिए, यानी मिनिमम 100, मैक्सिमम 1000 एरिया।
और स्मॉल एंड हिली एरियाज में मिनिमम 25 एकर्स, क्योंकि स्मॉल एंड हिली एरियाज में आप 100 एकड़ का जगह पाएंगे ही नहीं, तो कहाँ से पार्क बनाएंगे। इसीलिए स्मॉल एंड हिली स्टेट्स में 25 एकड़ का मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा गया है। अभी कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, सरकार बोल रहा है जो गवर्नमेंट या फिर स्टेट डेवलपर है उसको अप टू 1 करोड़ पर एकड़ तक हम लोग दे सकते हैं, और जो प्राइवेट डेवलपर होगा उसको 50 लाख पर एकड़ या फिर 50% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विच एवर इज लोअर, उतना मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट अब ये जो 100 इंडस्ट्रियल पार्क है इसको इंसेंटिव देगा, है ना, इनके लिए इंसेंटिव देगा, तो किसको ज्यादा इंसेंटिव देगा किसको कम इंसेंटिव देगा ये कैसे डिसाइड करेगा, तो 7 क्राइटेरिया है उस पर सिलेक्ट होगा, उसी पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। पहला है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, आपका जो इंडस्ट्रियल पार्क है उससे कितने मोड में कनेक्टिविटी है, रोड, रेलवेज, ठीक है, वाटरवेज, कितना मोड पे कनेक्टिविटी है आपका इंडस्ट्रियल पार्क का, उस पर डिसाइड किया जाएगा। दूसरा साइट सुटेबिलिटी, आपका जिस जगह पे है इंडस्ट्रियल पार्क उस साइट का सुटेबिलिटी कितना है, प्रैक्टिकल जगह पे है या नहीं। क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसका क्वालिटी क्या है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्ट्रेंथ, अगल बगल में कितना इंडस्ट्रीज है। पॉलिसी फैसिलिटेशन, आपके जो राज्य है वो आपके बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए क्या क्या पॉलिसी लेकर के आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं है। डिजिटल गवर्नेंस रेडीनेस, ये भी देखा जाएगा, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी देखा जाएगा। ठीक है, सरकार ये जो स्कीम है इसके लिए 33,660 करोड़ रुपया रखा है आउटले, और ये 6 साल तक चलेगा, FY27 से 32 तक। ठीक है, तो सरकार जो है वो इंसेंटिव दे रहा है स्टेट डेवलपर को, प्राइवेट डेवलपर को, ताकि 100 इंडस्ट्रियल पार्क बने जिसका मिनिमम एरिया 25 करोड़ होगा, 25 एकड़ होगा स्मॉलर स्टेट्स में, और नॉर्मल स्टेट्स में 100 एकड़ रहेगा, और मैक्सिमम एरिया 1000 एकड़ रहेगा। ठीक है, इंसेंटिव में कितना इंसेंटिव मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट या फिर स्टेट बैक डेवलपर है तो अप टू 1 करोड़ का मिलेगा, अप टू 1 करोड़ पर एकड़। अगर प्राइवेट डेवलपर है तो 50 लाख पर एकड़, या फिर 50% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विच एवर इज लोअर। इंडस्ट्रियल पार्क में तीनों चीज रहना चाहिए, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 7 क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, जिसके हिसाब से देखा जाएगा कि किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपर को कितना पैसा देना चाहिए। 7 क्राइटेरिया कौन कौन सा है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, साइट सुटेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्ट्रेंथ, और पॉलिसी फैसिलिटेशन, डिजिटल गवर्नेंस रेडीनेस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूज को देखते हैं। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझते हैं, और अभी इसका गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हुआ है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले 1961 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्यों, देखो जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था तो बहुत सारे देश जो है वो तहस नहस हो चुके थे, वो अपने आप को वापस रिबिल्ड कर रहे थे। उसी केस में जो एशिया पैसिफिक रीजन है, यहाँ के जो कंट्रीज है ये काफी टूट गए थे, तो धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर रहे थे। उनमें से ही एक कंट्री था जापान, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा था। उसने नया नया प्रोडक्टिविटी के लिए सिस्टम बनाया था, ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया था कि प्रोडक्टिविटी उन्होंने इनहेंस कर लिया था। मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोडक्टिविटी था, सर्विसेज में भी प्रोडक्टिविटी था। तो जापान का प्रोडक्टिविटी को देखते हुए बाकी सारा एशिया पैसिफिक का जो कंट्रीज था उन्होंने बोला कि जापान मुझे भी सिखाओ। तो जापान ने बोला कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मिल करके चलाते हैं। वहां पर क्या होगा, जो भी कंट्रीज जो भी सिस्टम बना के लाएगा, जो सिस्टम काम कर रहा हो, वो यहाँ पर दूसरे लोगों को भी सिखाएगा। तो इसीलिए 1961 में स्टैब्लिश हुआ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन थ्रू रीजनल कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर अभी टोक्यो पे है। ठीक है, इसका गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हुआ है, गवर्निंग बॉडी का मीटिंग में ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी 68th गवर्निंग बॉडी इंडिया में हुआ था, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है उसको बदल दिया गया है। अभी तक मतलब पिछले साल के लिए अमरदीप सिंह भाटिया थे चेयरमैन, अभी चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर अनवर सुनेसी। ठीक है, ये कहाँ के हैं, इंडोनेशिया के। साथ में देखो ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर बहुत सारा कंट्री रिप्रेजेंट करता है एशिया पैसिफिक का। तो हर एक कंट्री का ना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है। तो कंबोडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंबोडिया नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको एपीओ एबी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिला है। यानी ये सर्टिफिकेट किसी को मिलता है तो ये आगे सर्टिफाई कर सकता है सर्टिफाइंग बॉडी को। यानी देखो कोई भी चीज अगर आपको सिखाना है दूसरे कंट्रीज को तो कोई आदमी सिखाएगा, है ना, कोई इंस्टीट्यूशन सिखाएगा, तो कौन सिखाता है, तो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सिखाता है। ठीक है,
प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सिखाता है, ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सिखा रहा है और सर्टिफिकेट भी दे रहा है। तो ये सर्टिफिकेट दे रहा है, इसको कौन सर्टिफिकेट देता होगा? एक सर्टिफिकेशन बॉडी देता होगा, है ना। अब जो सर्टिफिकेशन बॉडी है, इसको कौन सर्टिफिकेट देगा? इसको देगा ये एक्रेडिशन बॉडी, एपीओ एबी एक्रेडिशन बॉडी, ये देगा ये सर्टिफाई करेगा सर्टिफिकेशन बॉडीज को, ताकि सर्टिफिकेशन बॉडी आगे जाके सर्टिफाई करे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कंबोडिया का जो नेशनल और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग ये सर्टिफिकेट दिए हैं, यानी उसको हम लोग सर्टिफाई किए हैं कि तुम आगे सर्टिफिकेशन बॉडीज को सर्टिफाई कर सको, ठीक है। अब यहाँ जो है हम लोग 68th गवर्निंग बॉडी का मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगला मीटिंग कहाँ होगा? अगला मीटिंग होगा लेओस 2027 के अंदर, ठीक है। ये न्यूज भी हम लोगों ने कवर कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सकुरा साइंस प्रोग्राम। तो जापान जो है वो अलग अलग देश के स्टूडेंट्स को 1 वीक विजिट पे अपने देश पे इनवाइट करता है, और वहां पर जापान के लैब्स को दिखाता है, जापान के यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजीज को दिखाता है, रोबोटिक्स को दिखाता है, एआई को दिखाता है, जापान का कल्चर से बच्चों को अवगत कराता है, बच्चों को जापानीज साइंटिस्ट से मिलवाता है। यानी जापान जो है वो क्या कर रहा है? ये यंग माइंड्स को जापान के अंदर ला रहा है, और जापान का जो भी टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, एआई है, इसके बारे में ज्ञान दे रहा है, ताकि जो यंग माइंड्स है वो इंस्पिरेशन ले सके और अपने देश में जाकर के भी जापान के बारे में बात कर सके। तो ये जो प्रोग्राम है सकुरा साइंस प्रोग्राम, ये 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? इम्प्लीमेंट कौन करता है? जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इंडिया जो है अपने बच्चों को भेज रहा है 2016 से, ठीक है। सिर्फ इंडिया नहीं भेजता है, बाकी देश भी भेजता है, ठीक है, जिसको जापान इन्वाइट करता है, जैसे कि घाना, नाइजीरिया, यहाँ के भी लोग जाते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम 2014 में लॉन्च हुआ था, और 2 साल के बाद इंडिया ने इसको चालू किया, और इंडिया एनुअली अब स्टूडेंट्स को भेजता है, हर बार अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को भेजता है। इस साल उन्होंने क्या किया है? इस साल 56 गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को भेजा है विथ 4 सुपरवाइजर, ठीक है। ये बेनिफिशरीज हैं ऑफ नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। यहाँ पर सकुरा का मतलब क्या होता है? सकुरा का मतलब होता है चेरी ब्लॉसम, ठीक है। इसके बाद देखो 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ है ऑस्लो नॉर्वे के अंदर। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। देखो इस इमेज से समझो, और ये इमेज समझ जाओगे तो न्यूज समझ में आ जाएगा। देखो ये है इंडिया, और यहाँ है नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन आता है? 5 कंट्रीज आता है, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपसे कि कौन सा कंट्री नॉर्डिक कंट्रीज कहलाता है, ठीक है। तो कौन कौन है? डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, यानी ये सब कंट्रीज जो आपको कलरफुल दिख रहा है, ठीक है। तो इन कंट्रीज से हम लोग क्या किए हैं? बातचीत किए हैं। यही एक बार समिट हुआ है हमारा, ठीक है। तो हम लोग इससे क्यों बात कर रहे हैं? एक मिनट में आपको, हाँ, हम लोग इनसे क्यों बात कर रहे हैं? देखो इनका लोकेशन बहुत तगड़ा है। इनका लोकेशन जो है ना यहाँ पर है, आर्टिक सर्कल के पास है। आर्टिक सर्कल के पास इसका लोकेशन है। अगर और क्या हो रहा है ना, आर्टिक सर्कल पिघल रहा है, यहाँ का जो बर्फ है ये पिघल रहा है। तो बर्फ पिघल रहा है तो वो मानसून पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे देश का जो वेदर है उस पर इम्पैक्ट करेगा। साथ में अगल बगल का जो आइलैंड नेशन है उसको भी डुबा सकता है, ठीक है। इनको भी डुबा सकता है और इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इंडिया चाहता है कि ये जो आर्टिक एरिया है यहाँ पर हम लोग रिसर्च कर पाए, ठीक है। उसके बाद इंडिया एक और चीज चाहता है कि जैसे यहाँ आर्टिक सर्कल का पानी सब पिघल जा रहा है, मतलब बर्फ पिघल जा रहा है, तो एक सी रूट बन रहा है, एक सी रूट बन रहा है। तो जो हम लोग नॉर्मली सी रूट इधर से आता है, हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाला सी रूट तो बन सकता है। तो ये सी रूट भी अगर हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन लोग के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इन लोग के साथ दोस्ती करके समिट कर रहे हैं। ये समिट जो हुआ है हम लोग का, ये तीसरा समिट हुआ है। पहला समिट 2022 में हुआ था। तो इंडिया का ये लालच है। दूसरा इंडिया का क्या लालच है? इंडिया चाहता है कि यहाँ पर हम रिसर्च कर सकें, दूसरा अपना लोगों को यहाँ भेज सकें, क्योंकि ये जो कंट्री है ना ये रिसर्च में बहुत आगे है, और दूसरा हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये लोग बहुत आगे है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग दोस्ती बढ़ाएं, ठीक है। तो यही सेम चीज है, इसी के लिए समिट हुआ है, ठीक है। तो ये समिट कहाँ हुआ है? ऑस्लो। ऑस्लो कहाँ होता है? ये नॉर्वे के अंदर है, ठीक है। ये नॉर्वे के अंदर है। तो ये 3rd समिट हुआ है। इसके अंदर क्या क्या आउटकम हुआ है वो देखेंगे। उससे पहले देखो कि इंडिया जो है
इनका लोकेशन से अट्रैक्ट कर रहा है और इनका रिसर्च कैपेबिलिटी से भी अट्रैक्ट करता है। ये जो नॉर्डिक कंट्रीज है जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये लोग बहुत खुश रहता है, इनका लोकेशन भी बहुत तगड़ा है और ये रिसर्च में बहुत आगे है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ रह करके रिसर्च पे सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें और इनका लोकेशन का फायदा उठाएं और साथ में पूरे दुनिया में ये दिखाएं कि हम लोग का जो दोस्ती है वो सिर्फ बड़ा बड़ा देशों से नहीं है, हम लोग का दोस्ती ज्यादा दूर दूर तक है। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है नॉर्डिक कंट्रीज को अपना मार्केट देगा और लेबर देगा। ठीक है, थर्ड समिट हुआ है, यहाँ पर क्या क्या चीज के बारे में बात हुआ है? ग्रीन टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप को लेकर के बात हुआ है। दूसरा, इंडिया और EFTA के बीच में, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हुआ था इंडिया और यूरोप के बीच में, जिसमें 4 कंट्रीज है जिसके बीच में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए थे। उन 4 कंट्रीज में से 2 कंट्रीज जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। 4 कंट्रीज कौन कौन सा है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि 4 कंट्रीज में से कौन सा कंट्रीज है कि नॉर्डिक कंट्रीज है। तो इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ जो हम लोग का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें कौन कौन सा कंट्री है? नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है और लिंकनस्टीन है। ठीक है, साथ में हम लोग आर्टिक रीजन के लिए कॉपरेशन का भी बात किए। साथ में हम लोग स्टेम एरियाज में रिसर्च के लिए भी बात किए कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सेक्टर के अंदर हम लोग भी रिसर्च करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, इसके बारे में बातचीत हुआ। साथ में ब्लू इकोनॉमी में हम लोग कॉपरेशन करना चाहते हैं और इसमें क्या करेंगे? ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि ओशियन का इस्तेमाल करके अपना इकोनॉमी को बूस्ट करना। ओशियन का इस्तेमाल करके इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर सकते हैं? ओशियन में जो भी सी फूड्स पाया जाता है, फिश पाया जाता है, ट्रेड पाया जाता है, तो उन ट्रेड का इस्तेमाल करके हम लोग अपने ग्लोबल इकोनॉमी को में पार्ट ले सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है कॉपरेट कर रहे हैं नॉर्डिक कंट्रीज के साथ ताकि उन लोग का भी ब्लू इकोनॉमी बढ़े आगे और हम लोग का भी बढ़े। मोबिलिटी ऑफ टैलेंट, हम लोग जो है अपने इंडियन स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, एकेडमिक्स को भेजेंगे नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर ताकि हमारा जो ब्रेन है वो यूटिलाइज हो सके वहां पर। ठीक है, और हमारे देश का जो लोग है वो भी काफी कुछ सीख सके वहां पर। ठीक है, इसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज के लिए हम लोग 100% FDI अलाउ किए हैं फॉर डिफेंस प्रोडक्शन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए हम लोग 100% FDI अलाउ करवाए हैं। ठीक है, इंडिया का जो आर्टिक पॉलिसी है वो 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये जो नॉर्डिक समिट है ये पहला नॉर्डिक समिट 2018 में हुआ था। ठीक है, और आर्टिक पॉलिसी जो है वो 2022 में हम लोग चालू किए थे। 6 पिलर है इसका, 6 पिलर का नाम आपको याद रहना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज साइंस, रिसर्च एंड कॉपरेशन। दूसरा, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। पांचवा, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। और छठा, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक। मतलब समझोगे? समझाओ, समझाता हूँ। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज साइंटिफिक रिसर्च एंड कॉपरेशन, साइंटिफिक रिसर्च सीखना चाहते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज जा रहे हैं। क्लाइमेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आर्टिक को संभालेंगे तो मानसून को संभाल पाएंगे, अपना इंडिया का वेदर को संभाल पाएंगे। तीसरा पिलर क्या है? इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उनको ब्लू इकोनॉमी सिखाएंगे और रिसर्च करवाएंगे। पांचवा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, उधर अपना रास्ता बनाएंगे, सी रूट बनाएंगे। गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, दुनिया में ये बात फैलाएंगे कि हम लोग छोटे छोटे देशों से भी दोस्ती करते हैं। और लास्ट में नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक। ठीक है, वहां पर अपने लोगों को भेज रहे हैं ताकि नेशन का कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके आर्कटिक एरिया में। ठीक है, समझ में आया आपको ये वाला भी? अब इसके बाद देखते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने डेटा रिलीज किया है फॉर FY26। ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये करता क्या है? ये खादी प्रोडक्ट्स को और विलेज इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट करता है, उनका प्रमोट करता है, उनको प्रमोट करता है। तो जो भी गांव में जो भी आर्टिसंस होते हैं, जो भी वो सामान वामान बनाते हैं, तो उनको बेचना, उनको प्रॉफिट करवाना, यही काम है KVIC का। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का। तो इन्होंने 2026 के लिए, FY26 के लिए इन्होंने दिया है डेटा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि खादी फैब्रिक का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। इसके बाद विलेज इंडस्ट्री सेक्टर जैसे कि हनी, अगरबत्ती, सोप, कोयर प्रोडक्ट्स, पोटरी, हर्बल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मोर, ये सब का प्रमोशन करना KVIC का काम है। तो इन्होंने 2026 के लिए, FY26 के लिए डेटा रिलीज किया है। इन्होंने कहा है कि ओवर द लास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 सालों में सेल्स जो है वो 501% बढ़ा है, प्रोडक्शन 380% बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट 56% बढ़ा है और एम्प्लॉयमेंट 275% बढ़ा है। अगर सेल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा।
अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रहा है तो रेमनरेशन भी तो बढ़ेगा। यही हुआ है। तो पिछले 12 सालों में सेल्स बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, रेमनरेशन भी बढ़ा है। FY26 का बात करें तो सेल्स जो है वो 1.87 लाख करोड़ पहुंच गया है। साथ में 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है FY26 के अंदर। साथ में 66,494 यूनिट्स अभी खुला है अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, ये डेटा भी हम लोग देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एक रिपोर्ट रिलीज करता है, उसका नाम है फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इस रिपोर्ट के अंदर बताता है कि अभी यानी इस पर्टिकुलर मंथ में कितना सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट जो है उसका काम चल रहा है, वो ऑनगोइंग है, उस पर कितना खर्चा लग रहा है, यानी कि जितना भी वो मॉनिटर करता है वो सारा एक रिपोर्ट के अंदर आपको बता रहा है। मॉस्पी जो है ये डेटा कहां से लेता है? पैमाना पोर्टल से। पैमाना पोर्टल क्या होता है? देखो, पैमाना पोर्टल के अंदर जो भी सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका वैल्यू 150 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है उसका ट्रैकिंग होता है। ठीक है, सपोज मान लो कि 4 गो रोड बना रहे हैं, 4 गो रोड, एक रोड का वर्थ है 200 करोड़, एक रोड का वर्थ है 500 करोड़, एक पुल है उसका वर्थ है 1000 करोड़। तो ये जो 150 करोड़ से ऊपर वाला जो प्रोजेक्ट है ये हाई प्रोजेक्ट है, हाई वैल्यू। तो इसका हम लोग ना मॉनिटरिंग करते हैं कि कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ। अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो घपला होगा, 20 25 30 साल तक हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं बनेगा। उसीलिए हम लोग पैमाना पोर्टल के अंदर जो भी सेंट्रल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, जिसका वर्थ 150 करोड़ या फिर से ज्यादा है उसको मॉनिटर करते हैं। अब उसी पे जो भी डेटा हम लोग के पास आया है उसको यहाँ पर एज ए रिपोर्ट पेश किया गया है और कहा गया है कि अप्रैल 2026 के अंदर 1981 ऐसा ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि पैमाना के अंदर चल रहा है। इसका रिवाइज कॉस्ट कितना है? 42.78 लाख करोड़। कौन सा सेक्टर है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहा है? तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आता है एनर्जी सेक्टर और नंबर 3 पे आता है अदर सेक्टर। कौन सा मिनिस्ट्री है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट चल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जहां पर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है? वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, ये न्यूज भी समझ गए। अगला न्यूज देखते हैं, पीएम वानी स्कीम। देखो, पीएम वानी स्कीम के अंदर कुछ हम लोग रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं। उस रिफॉर्म्स को समझने से पहले समझते हैं कि पीएम वानी स्कीम क्या होता है। तो हर छोटा छोटा जगह पे हम लोग चाहते हैं कि वाईफाई हॉटस्पॉट सेंटर बने। वो वाईफाई हॉटस्पॉट सेंटर क्या करे, आपको 3 घंटा 4 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए आपको वाईफाई का हॉटस्पॉट प्रोवाइड करे और उसके बदले में आपसे वो चार्ज करे। ठीक है, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए स्कीम लाया गया था सरकार के द्वारा, जिसका नाम है पीएम वानी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हर लोग वाईफाई का एक्सेस ले पाए। ठीक है, तो किस तरीके से फ्लो रहता है? इंटरनेट कंपनी इंटरनेट देता है और जो भी हॉटस्पॉट सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस। ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस के अंदर आप जा करके मोबाइल ऐप के थ्रू लॉग इन कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो और अपना इंटरनेट का सुविधा ले सकते हो। ठीक है, ये जो पीडीओ है, पब्लिक डेटा ऑफिस, बहुत सारा रहता है, तो इनको मैनेज करने के लिए एक पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा इकोसिस्टम लाया गया है पीएम वानी स्कीम के अंदर। ठीक है, पीएम वानी स्कीम का 4 पिलर है, याद रखना है 4 पिलर है। पहला है पब्लिक डेटा ऑफिस, जहां पर जाकर के आप इंटरनेट का सुविधा ले पा रहे हो। दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, जो कि मैनेज कर रहा है सारे पीडीओ को। मोबाइल ऐप, जिसके अंदर आप जाके ऑथेंटिकेट कर रहे हो। और सेंटर रजिस्ट्री। सेंटर रजिस्ट्री में क्या होता है, जब आप मान लो कि कोई भी लॉगिन किए हो तो वो रजिस्ट्री पे जाकर के लॉगिन हो गया है कि आपने इतना देर से इतना देर तक इंटरनेट यूज किया, आपने कितना खर्चा किया, सारा कुछ लिखाता है सेंटर रजिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो पीएम वानी स्कीम के अंदर ये 4 पिलर था। क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया है? अब जो है आप क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेट भी कर पाओगे। ठीक है, मोबाइल फोन में या लैपटॉप में क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेट कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट, यानी कि छोटा छोटा वाईफाई प्लान भी आपको मिलेगा। 15 मिनट के लिए आप वाईफाई ले सकते हो, 30 मिनट के लिए ले सकते हो, 60 मिनट के लिए ले सकते हो। ठीक है, पहले ज्यादा समय के लिए हुआ करता था। इसके बाद पीएम वानी का जो हॉटस्पॉट नेम है, अभी तक इतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था उसका, लेकिन अब उन नेम्स का हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। एक और बात, ये जो मोबाइल ऐप है ना, इसको डाउनलोड करोगे ना तो आपको ये भी बताएगा कि अगल बगल में कहाँ पर पीएम वानी स्कीम से के अंदर आप हॉटस्पॉट ले सकते हो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं निर्भय रहो इनिशिएटिव। देखो निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम का नाम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन लीगल प्रोविजन। ठीक है, अब निर्भय रहो क्या होता है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ये लोग तीनों मिलकर के निर्भय रहो इनिशिएटिव को चला रहा है, लॉन्च किया है 2026 में। इसको फंडिंग मिलेगा निर्भया फंड के अंदर। और ये जो है इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोग सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे कि वुमेन का सेफ्टी के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजन है, वुमेन के साथ जो भी अन्याय होता है उसके लिए रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। तो किसको सिखाएंगे हम लोग, निर्भय नेत्री सिखाएंगे। मतलब कि जो भी इलेक्टेड फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी गांव में उनको सिखाएंगे, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ठीक है, उसके बाद मान लो कि पंचायत सचिव हो गया। तो जो भी फीमेल है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों को हम लोग सिखाएंगे। तो जब फीमेल को सिखा रहे हैं उसको बोल रहे हैं निर्भय नेत्री, और जब मेल को सिखा रहे हैं उसको बोल रहे हैं निर्भय चेतना। ठीक है, इन लोगों को हम लोग लीगल प्रोविजन सिखाएंगे और पॉक्सो एक्ट क्या होता है ये सब सिखाएंगे। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या होता है ये सिखाएंगे। इसके बाद सिखाएंगे कि किस तरह से आप महिलाओं को सिखा सकते हो कि आप लोग को जब भी प्रॉब्लम हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। तो सारा जानकारी हम लोग दे रहे हैं निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंदर। साथ में एक निर्भय दृष्टि नाम का एक इंटरवेंशन भी हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, ताकि जो गांव में भी छेड़छाड़ का आता है इंसिडेंट, वो इंसिडेंट कम हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सार्थक पीडीएस का। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब आप जानते होंगे, जब सरकार जो है नॉर्मल इंसानों को, गरीब इंसानों को सब्सिडाइज रेट पे अनाज प्रोवाइड कराता है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कैसे इसका सप्लाई चेन होता है, देखो गवर्नमेंट जो है वो पहले सारा अनाज खरीदता है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई का गोडाउन में रखता है। ठीक है, ये गोडाउन से जाता है सीधा स्टेट गवर्नमेंट का गोडाउंस में, स्टेट गवर्नमेंट का गोडाउन से जाता है एफपीएस यानी फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर, राशन दुकान के अंदर। और ये राशन दुकान वाला जो है ये आपको और दूसरे को सब्सिडाइज रेट पे सामान देता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम के लिए पहले 2 ऐप हुआ करता था। ठीक है, जो गोडाउन्स है या मान लो जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इनके लिए पैसा देना, फिर एफपीएस के लिए कमीशन देना, यानी पैसा देने के लिए एक स्कीम लॉन्च हुआ था। ठीक है, और ट्रैकिंग करने के लिए दूसरा स्कीम लॉन्च हुआ था। अभी ये दोनों स्कीम को हम लोग मर्ज करके एक तीसरा स्कीम बना दिए, उसका नाम रख दिया सार्थक पीडीएस। ठीक है, ओके, तो पहला स्कीम क्या था, पहला स्कीम का नाम था असिस्टेंस टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके अंदर गवर्नमेंट पैसा देता था ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, हैंडलिंग के लिए, और एफपीएस का कमीशन देता था। दूसरा स्कीम क्या था, स्मार्ट पीडीएस, मतलब स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, जैसे कि ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग, डिजिटलाइजेशन। जो भी इंसान कोई पैसा लेगा तो वहां पर वो आधार से अपना फिंगरप्रिंट दे करके ही वो सब्सिडाइज रेट पे सामान खरीद सकता था। दूसरा, कैमरा वैमरा लगा हुआ था आपका जाकर के गोडाउन सब में, तो अब वो सब चीज को स्मार्ट पीडीएस के अंदर नाम मान करके सब दोनों को मिला करके इस स्कीम के अंदर हम लोग डाल दिए हैं। तो सार्थक पीडीएस जो है ये अम्ब्रेला स्कीम बन गया है, इसके अंदर ये दोनों स्कीम चलेगा। ठीक है, सार्थक पीडीएस का भी फुल फॉर्म आप देख लो, स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस। इसके लिए सेंट्रल शेयर कितना रखा गया है, कितना रुपया सेंट्रल सरकार दे रहा है, केंद्र सरकार कितना पैसा दे रहा है, 25,530 करोड़ रुपया सरकार दे रहा है। 5 साल तक इसका ड्यूरेशन रखा गया है, 31 मार्च 2031 तक ये चलेगा। ठीक है, इसके बाद सरकार जो है 2022-23 में जितना भी खर्चा हुआ है हेल्थ को लेकर के उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो हेल्थ को लेकर के बहुत सारा खर्चा होता है, हेल्थ को लेकर के बहुत सारा खर्चा होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2023 2013-14 से कंपेयर करते हैं 2022-23 को। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हेल्थ के लिए कितना खर्चा किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हैंडल करने के लिए बहुत सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चलाया है। तो गवर्नमेंट आपके हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कितना खर्चा किया है, तो 2013-14 में 1.15% ऑफ जीडीपी खर्चा किया था, 22-23 में 1.43% ऑफ जीडीपी खर्चा किया है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कैपिटा कितना हुआ है, तो 22-23 का बात करें
तो 2,786 रुपया वो खर्चा किया है पर कैपिटा। ठीक है, ये जो है ये 2.5 टाइम्स हुआ है 2013-14 से। यहाँ पर है ना करीब करीब 1,000 के करीब होता था, अब यहाँ पर बढ़ गया है ये चीज। ठीक है, इसके बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि आप अपना पॉकेट से कितना खर्चा कर रहे हैं। आउट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर आप अपना पॉकेट से कितना खर्चा कर रहे हैं, उसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये समझेंगे। और दूसरा देखेंगे कि सरकार कितना खर्चा कर रहा है आउट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, यानी कि देश में कितना हेल्थ के लिए खर्चा हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब कुछ गवर्नमेंट खर्चा कर रहा होगा, कुछ सिटीजन खर्चा कर रहा होगा, कुछ इंश्योरेंस कंपनी खर्चा कर रहा होगा, और कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में खर्चा कर रहा होगा, है ना। तो यहां पर जो है वो बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 43.4% हम लोग खर्चा कर रहे हैं ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर, गवर्नमेंट 43.7% खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो जितना भी देश में हमारा खर्चा हो रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग, हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कितना खर्चा कर रहे हैं 43.4%, और सरकार कितना कर रहा है 43.7%। इसके बाद हम लोग जो है पहले 64.2% खर्चा करते थे आउट ऑफ पॉकेट, अभी कम करते हैं। कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस वाला पैसा खर्चा कर दे रहा है, कुछ सरकार खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पहले 3.4% खर्चा कर रहा था, अब वो खर्चा बढ़ा दिया है 9.2% खर्चा करता है। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी के अंदर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी बाय स्कीम्स हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, ये भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये न्यूज भी आपका हो गया। नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है इसको बनाता कौन है, प्रिपेयर कौन करता है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट न्यूज को देखते हैं, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्या किया है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से पोर्ट को रैंकिंग दिया है। ठीक है, बेस्ड ऑन 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट के अंदर पोर्ट को हम लोग रैंकिंग दिए हैं बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। तो 3 सेगमेंट कौन कौन सा है, पहला सेगमेंट है ड्राई बल्क कार्गो, ऐसा पोर्ट जहां पर सूखा सामान सब ज्यादा जा रहा है, उसमें कौन बेस्ट परफॉर्म किया है, तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा, ये अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा सेगमेंट है लिक्विड बल्क कार्गो, यानी कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जहां पर लिक्विड बल्क को अच्छे से हैंडल किया जाता है, अच्छे से परफॉर्म किया जाता है, तो है सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल गुजरात का। इसके बाद कंटेनर कार्गो का सेगमेंट है, मतलब कि इस सेगमेंट के अंदर कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि कंटेनर को अच्छे से हैंडल करता है, तो मुंद्रा पोर्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट न्यूज था। यहाँ पर हम लोगों ने पूरे मई का कवर कर लिया है पीआईबी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करो दोस्त, आपका लाइक के भरोसे मैं बैठा हूँ और आपका कमेंट के भरोसे बैठा हूँ। आपका एक एक कमेंट मेरे अंदर जो ऊर्जा भरता है वो आप समझ नहीं सकते हैं। आप एक कमेंट अगर पॉजिटिव करते हो, मेरा दिन बन जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आप जरूर कमेंट करो, एक लाइक करो, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और सब्सक्राइब करके रखो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी या फिर रेगुलेटरी बॉडीज का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।